नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश के राजवंशों की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं बघेलखंड का बघेल राजवंश। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भाग एक रहेगा आपका। तो इसको हम सबसे पहले भाग एक में कवर करेंगे, क्योंकि बघेल डायनेस्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके पार्ट टू पार्ट थ्री आपको मिलते रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना होगा राजवंश को दोस्तों, क्योंकि एमपीपीएससी का जो नया पैटर्न है उसमें राजवंश के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। और रीवा रियासत की अगर हम बात कर लें तो काफी महत्वपूर्ण रियासत मानी जाती है। इसके पहले हमने बुंदेला राजवंश को पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं बघेलखंड का बघेल राजवंश। पर इसका इतिहास भी हमें समझना होगा कि विंध्य प्रदेश में रीवा के अंदर बघेलों का प्रवास कहां से हुआ। तो इसके लिए आपको इतिहास को समझना होगा। तो सबसे पहले तो आप मध्य प्रदेश का एक मानचित्र इस तरह से हम बना लेते हैं ताकि समझ में आ जाए हमें। भीलवाड़ा ये एक बॉर्डर वाला एरिया है दोस्तों, राजस्थान में। लिख देता हूं यहां पर आरजी और यहां पर हम लिखते हैं जीजे। गुजरात, गुजरात में यहां पर पड़ता है आपका अनलवाड़ा। अगर हमें बघेल डायनेस्टी को पढ़ना है तो हमें इसका इतिहास समझना होगा और इसके पौराणिक इतिहास पर भी प्रकाश हमको डालना होगा। तो पौराणिक इतिहास की अगर हम बात कर लें तो भगवान ब्रह्मा ने अपने हाथ पर एक चित्र मांडा, मीन्स बनाया था। वह आकृति जो थी वह एक मानव की आकृति, उसी आकृति को उन्होंने अग्नि में फेंक दिया। इसी अग्नि से एक युवक का जन्म हुआ। इस युवक के हाथ में, एक हाथ में इसके बेटा तलवार थी और दूसरे हाथ में इसके वेद थे। अग्नि से उत्पन्न हुआ तो इसको सबसे पहला जो नाम दिया गया था वह नाम मिला था बेटा चिल्की। किस तरह से बघेल राजवंश, बघेल शब्द की उत्पत्ति होती है वह हमें समझना है। तो इसको क्या नाम मिल गया था बेटा? चिल्की। इसको जो नाम मिला वह मिला था चिल्की। चिल्की से अपभ्रंश होते हुए फिर आगे बढ़ा और यह आपका हो गया मिलन की। मिलनकी से यह आगे बढ़ा और फिर यह अपभ्रंश होकर कालांतर में बन गया बेटा आपका सोलंकी। गुजरात के अंदर चालुक्य डायनेस्टी काफी इंपोर्टेंट है। सोलंकियों की जो शाखा है गुजरात के अंदर चालुक्य डायनेस्टी के नाम से भी जानी जाती है। तो गुजरात के अंदर इसको चालुक्य कहते हैं हम लोग। पर मैंने अगर देखें तो सोलंकी है और सोलंकी डायनेस्टी से अब एक राजवंश का उदय होगा। कहां से? गुजरात से। तो अनलवाड़ा जो था, यहां पर क्या हुआ था कि दिल्ली सल्तनत का एक राजा अलाउद्दीन खिलजी, मैं यहां पर बना देता हूं दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था जो कि 1298 में अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात अभियान होता है। 1298 में अलाउद्दीन
खिलजी का सेनापति। उलूग खान ने अनलवाड़ा पर आक्रमण कर दिया। कहां पर चढ़ाई कर दी थी बेटा? अनलवाड़ा पर। और यहां के जो सोलंकी शासक थे, कह सकते हैं कि गुजरात के अंतिम सोलंकी शासक अर्थात बघेल शासक जो थे, वीर धवल, वीर धवल को गुजरात से बाहर कर दिया। 1298 आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको चित्तौड़ को नहीं देखना है और ना ही किसी फिल्म के बारे में सोचना है जो आप मूवी में देखा होगा अपने। चित्तौड़ का एक हिस्ट्री है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के दो फैक्टर काफी इंपोर्टेंट होते हैं। इसने तो 1298 में कहां पर आक्रमण कर दिया है? अनलवाड़ा पर। इसी ने 1295 में यहां ब्रह्मपुर पर भी आक्रमण किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी से लौटते समय। और यहाँ की जो चौहान डायनेस्टी थी, ठीक है, और निमाड़ के समूचे निमाड़ के अंदर जितने भी छोटे जमींदार जागीरदार या छोटे राजवंश थे उन सभी को इसने समाप्त कर दिया था यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए ये इलाहाबाद पहुंचता है, ठीक है, मणिपुर, और वहां पर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है इलाहाबाद के पास में। फिर दिल्ली सल्तनत पर बैठ जाता है। थोड़ा इसका हिस्ट्री आपको समझना होगा। देखिए देवगिरी से लौटकर आया तो ब्रह्मपुर में इसने रणनीति तय की थी कि किस तरह से ये जलालुद्दीन खिलजी को मारेगा, क्योंकि उस समय जलालुद्दीन खिलजी यहाँ पर शिकार अभियान के लिए ग्वालियर में था। तो यहां पर मणिकपुर, थोड़ा हमें इतिहास समझना होगा दोस्तों। देखिए इससे क्या है कि आपको एक तो बहुत अच्छे पॉइंट मिल रहे हैं, काफी डिटेल में आपको पढ़ने को मिल रहा है, लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये जिस तरह से आगे बढ़ता है, ठीक है, और ये यहाँ पर मणिपुर में जाकर अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है। तो जलालुद्दीन खिलजी की जैसे हत्या होती है तो सीधी सी बात है 1295 में ये दिल्ली का तख्त हत्या लेता है और यहाँ पर बैठ गया आपका ए, मतलब अलाउद्दीन खिलजी। 1295 के बाद अलाउद्दीन खिलजी का एक बेहतर आक्रमण होता है, गुजरात पर चढ़ाई करता है ये 1298 में। हम 1303 बाद में देखेंगे यहाँ पर चित्तौड़ का, बट अभी आपको यहाँ पर सिर्फ बघेल राजवंशों को ही रिलेट करना है। तो इस तरह से यहाँ से दक्षिण से गया यूपी वाला एरिया, मणिपुर से दिल्ली सल्तनत का तक लिया इसने और फिर अनलवाड़ा पर चढ़ाई कर दी। और इसका जो सेनापति था उलग खान के नेतृत्व में यह अभियान हुआ था। तो इसका नाम भी याद रखना दोस्तों आपको। और वीर धवल जो कि सोलंकी शाखा का एक अंतिम बघेल शासक था, इसको बाहर खदेड़ दिया। तो वीर धवल बेटा यहां से निकलकर मध्य प्रदेश के ये नोट डाउन कर लीजिएगा, इतना तो आपने समझ लिया होगा। हम दूसरा मानचित्र बना लेते हैं। एमपीपीएससी में जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों वो डिटेल में होंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि ऊपर के प्रश्न पढ़कर आपका काम चल जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपकी एक सोच हो सकती है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे क्योंकि एमपीपीएससी का एक नया जन्म हुआ, ये समझिए आप, सिलेबस चेंज। तो अनलवाड़ा से इस भाग से निकलकर वीर धवल यहां पर चित्रकूट में इनका प्रवास होता है। चलो हम इतना लाइन तो नहीं खींचते हैं, तब समझते चले क्योंकि इससे हमारी मैपिंग खराब होगी।
चित्रकूट में इन्होंने मारपा का किला, इसका काफी हिस्ट्री रहा है मारपा का किला का, मैं लिख देता हूं यहां पर, मारपा का किला पर अधिकार कर लिया। और मारपा के पास गोरा, जो कि वर्तमान में कन्नौज के डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है यूपी में, गोरा को राजधानी बनाया। किसने बनाया? तो वीर धवल। और माफ करना, वीर धवल के पुत्र व्याघ्रदेव, वीर धवल के पुत्र व्याघ्रदेव ने गोरा को अपना कैपिटल बनाया, गोरा को राजधानी सेटअप किया। तो गोरा बघेलों की पहली कैपिटल थी दोस्तों। आपको याद रखना है कि बघेल राजवंश की पहली कैपिटल कौन सी थी? तो वह थी गोरा। ये यूपी में पड़ता है, ये वाला भाग। मैंने अभी भी कहा है कि कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है गोरा। और ये जो मारपा किला है, बहुत ज्यादा ऐतिहासिक महत्व का किला है ये, और इसका पौराणिक महत्व भी है। तो इस किले को इन्होंने जीत लिया था, गोरा को अपना कैपिटल सेट किया था। मारपा का किला काफी हाइट पर था, और यहाँ पर जो सतना था, कलिंजर, कलिंजर से कोई भी अगर चढ़ाई करेगा तो उस पर निगरानी रखी जा सकती थी यहाँ से, मारपा के किले से। तो इस तरह से बघेलों की एक शाखा मध्य प्रदेश में आकर निवासित होती है। समय व्यतीत हुआ, फिर यहां पर नर्मदा नदी के इस किनारे पर मंडला, व्याघ्रदेव का पुत्र होता बेटा करणदेव। तो मंडला की राजकुमारी से उसकी शादी हुई। व्याघ्रदेव का लड़का कौन हो गया? करणदेव। करणदेव की शादी मंडला की राजकुमारी है, ये राजकुमारी से शादी हुई। व्याघ्रदेव के पुत्र करणदेव को अब एक बहुत बड़ा एरिया मिल चुका था। ये राजकुमारी मंडला में कहां की थी? तो रतनपुर की थी बेटा। कहां की थी? तो रतनपुर। और इनको अब यह जो है बांधवगढ़, बांधवगढ़ वाला भाग इनको दहेज में मिला। तो बघेल शासकों को बांधवगढ़ जो था बेटा, वो दहेज में प्राप्त हुआ था। कहां से? मंडला से। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, कभी अच्छे से आपको नोट करना है। और आप ये रूल करेंगे आपके बांधवगढ़ से, बांधवगढ़। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, आपको हर एक पॉइंट को काफी अच्छे से समझना है। प्लीज लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा इसको। हम भाग एक को कंप्लीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और अब हमने देखा इसका इतिहास बघेल डायनेस्टी का, कि किस तरह से इनकी उत्पत्ति होती है। और ही राजकुमारी से शादी होने के बाद बांधवगढ़ किला नहीं कह सकते आप, एक बांधवगढ़ बहुत बड़ा क्षेत्र था। वह क्षेत्र किनको मिल चुका था? बघेल शासक करणदेव को मिला था। तो ये भी याद रखना कि बांधवगढ़ का किला किसको दहेज में मिला है। देखिए, हम बांधवगढ़ किले पर अभी कोई भी ज्यादा चर्चा नहीं करें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें आपको बांधवगढ़ किले का बहुत ज्यादा हिस्ट्री में डिटेल में कवर करवा दूंगा, जहां से क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए। तो अभी आप सिर्फ इतना बेसिक समझे कि बांधवगढ़ का एरिया करणदेव को प्राप्त हुआ था। और इस तरह से महाराजा करणदेव ने बांधवगढ़ को अपना कैपिटल बनाया। तो बांधवगढ़ थी बघेलों की दूसरी राजधानी। बघेल शासक
करमदेव ने बांधवगढ़ को अपनी नई राजधानी बनाया। तो ज्ञात शिलालेख में जो शासक है करमदेव है, बांधवगढ़ का पहला शासक, और यहां से क्रमबद्ध तरीके से जो राजशाही शुरुआत होती है वह होगी 16वीं शताब्दी से आपके। तो ये भी आपको याद रखना है। 1597 तक बांधवगढ़ बघेलों की राजधानी बना रहा। 1597 ईस्वी तक, और सभी बघेल शासक यहां से रूल करते रहे। अभी भी ये रीवा नहीं पहुंचे हैं, याद रखना है। अभी रीवा नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ बांधवगढ़ में ही है। कहां है दोस्तों? बांधवगढ़ में। अभी ये सिर्फ इन बांधवगढ़ में है, याद रखना है। अभी यहां पर रीवा नहीं गए ये। ओके, अभी कहां पर? ये बांधवगढ़ में है। अभी पूरा रोल कहां से कर रहे हैं दोस्तों? बांधवगढ़ से कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो अन्य बघेल शासक आते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। इस वंश के 14वें शासक वीरम देव होते हैं, जो बांधवगढ़ में रूल करते हुए अपना बहुत बड़ा साम्राज्य फैलाते हैं। तो 14वें शासक वीरम देव, ये वो दौर था जब 1470 और 1495 तक का इनका टाइमिंग आता है। समय भी नोट करें इनका आप। 1470 से 95 तक, मतलब 1495 तक यह रूल करते हैं। कहां से? बांधवगढ़ से। ये बांधवगढ़ के 14वें शासक थे। इसके पहले आप बोलेंगे कि सर इसके फर्स्ट वाले शासक कहां गए? तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि काफी सारे शासक गोरा से निकले हैं, मारपा किले से, फिर बांधवगढ़ में आए। पर ज्ञात शासक उनमें जो क्रम शुरू होता है वह वीरम देव से शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पर करमदेव बांधवगढ़ को जरूर सिद्ध करते हैं और बांधवगढ़ को अपना कैपिटल जरूर बनाते हैं। तो जौनपुर के तुर्की शासकों से मिलकर वीरम देव ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जौनपुर के तुर्की शासक के सहयोग से। अब इनका छोटा सा क्षेत्र था, अब यहां पर कटनी तक पहुंच गए। ये कटनी वाला एरिया इन्होंने कैप्चर कर लिया। कटनी आ गया इनके हाथ में। उचेरा यहां पर पड़ता पॉइंट पे, उचेरा इनके हाथ में आ गया। ठीक है, यहां पर आप बालाघाट वाला एरिया देखेंगे, अमरकंटक, ये सभी क्षेत्र किनका बनने लगा था? बघेल शासकों का। अब यहां पर एक पॉइंट और है, अगर आपने इतना नोट कर लिया हो तो, यहां पर है मिर्जापुर का नैनी, जो आप जीएमटी टाइम बोलते हैं। नैनी भी बघेल शासकों के अंडर में था। मिर्जापुर वाला जो यूपी का ये वाला भाग है, यहां तक इस तरह से इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, कुछ इस तरह से बघेल शासकों ने। तो इतना बड़ा क्षेत्र बघेल शासकों का बन चुका था, काफी बड़ा एरिया था इनके पास। इसके बाद हम देखते हैं यहां पर शक्तिवन देव। अब हम फैक्ट पे ज्यादा चर्चा करेंगे यहां पर। इनके बाद जो आते हैं शक्तिवन देव आते हैं। शक्तिवन देव 18वें राजा थे बांधवगढ़ के। शक्तिवन देव की अगर हम समय की बात कर ले तो कब से कब तक रूल करते हैं? तो 1495 से 1500 ईस्वी तक। 1495 से 1500 ईस्वी तक। इन्हीं के समय बांधवगढ़ पर
एक मुस्लिम शासक ने आक्रमण किया था, वह था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने इन पर कब आक्रमण किया था? तो 1498 99 में सिकंदर लोदी ने बांधवगढ़ पर आक्रमण किया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन होंगे आप लोगों से, बिल्कुल एक पॉइंट हाईलाइट कर लीजिए आप कि सिकंदर लोदी ने कौन से बघेल शासक पर आक्रमण किया था, वो शासक कौन से थे? तो शक्तिवंत देव का समय था, ये यहाँ के 18वें राजा थे बांधवगढ़ से जो रूल कर रहे थे, इन्हीं के समय सिकंदर लोदी ने बांधवगढ़ पर चढ़ाई कर दी थी। पर शक्तिवंत देव की सूझबूझ और समझ से ये इसका जो आक्रमण था इसको विफल कर दिया गया और यहां पर ये सफल नहीं हो पाया। तो बिल्कुल क्वेश्चन तो बनता है कि सिकंदर लोदी ने बांधवगढ़ पर कब चढ़ाई की थी? तो 1498 1499 सन भी याद रखना है और शासक भी याद रखना है, दोनों शक्तिवंत देव बघेल शासक और सिकंदर लोदी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। इसके बाद हम देखेंगे वीरसिंह देव 19वें राजा को, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको एमपीपीएससी क्रैक करना है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ रहे हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से एमपीपीएससी को क्रैक कर लेंगे। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार ये एमपी बन जाता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मध्य प्रदेश बन जाता है और ये पूर्वी जिला हो गया, ये पश्चिमी, ये दक्षिणी, ये उत्तरी जिला मुरैना, तो ये एकदम बेसिक है। अगर यही पढ़ रहा हो तो मैं कहूंगा कि थोड़ा डिटेल में आओ, ठीक है, तभी आपका काम बनेगा। यहाँ पर ये बेसिक है, इतनी इंफॉर्मेशन हर किसी के पास होती है, ठीक है। तो इतना अगर आप पढ़ के खुश हो तो उससे काम नहीं चलेगा। और प्लीज मध्य प्रदेश के राजवंशों की एक नई सीरीज शुरू हुई है कल से, तो आप मुझे अनअकैडमी पर जरूर फॉलो करें, जहां पर काफी डिटेल्स में आपको सटीक पढ़ने को मिलने वाला है। तो अब तक हम यहाँ पर देख चुके हैं भाग 1 के अंदर किस तरह से बघेल शासकों का उदय होता है और किस तरह से उनका प्रवास हुआ गुजरात से एमपी के अंदर। वो सबसे पहले चित्रकूट गए, चित्रकूट से फिर बांधवगढ़ आए। अब बोलते हो यार सर कहाँ चले जाते हो बार बार? मैं कहीं नहीं जाता हूँ दोस्तों। एक्चुअली क्या होता है कि वीडियो चेक करना होता है कि आपका वीडियो कंप्लीट चल रहा है या नहीं चल रहा है, कहीं बंद ना हो जाए। अब हम बात करते हैं वीरसिंह देव की। वैसे अच्छा लगता है जब हम हमारा मध्य प्रदेश का मानचित्र बनाते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश का मानचित्र बना रहे हैं तो काफी अच्छा लगता है कि हमें ज्ञात होता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, है ना, एमपी में है। ओके, बांधवगढ़ से बना लेते हैं अपन यहाँ पर, ये आपका बांधवगढ़, बांधवगढ़, ओके, ये रहा। यहाँ के अब 18वें राजा थे वीरसिंह देव, बांधवगढ़ के 18वें राजा वीरसिंह देव। वीरसिंह देव के समय क्या घटनाक्रम घटता है वो हम देखेंगे। इनका समय काल आता है 1500 से 1540। ये भीरादेव के लड़के थे, इनके पिताजी का नाम अगर हम देख लें, भीरादेव का पुत्र हुआ था वीरसिंह देव, जो 1500 से 1540 तक रूल करता है। कब से? 1500 से 1540 तक। से 1540 तक, ये सन नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। इसी ने वीरसिंहपुर की स्थापना की थी, वीरसिंह देव ने। उमरिया के अंदर आप पढ़ते हो ना, वीरसिंहपुर थर्मल पावर प्लांट,
तो वीरसिंहपुर की स्थापना किसने की थी? तो वीरसिंह देव ने की थी, और इन्हीं के नाम से वीरसिंह से वीरसिंहपुर हो गया, ठीक है, जिसको हम वीरसिंहपुर बोलते हैं, ये उमरिया के अंदर है। इनके सिकंदर लोधी से काफी अच्छे रिलेशन थे, ठीक है। भीरादेव जो शासक था, जो 16वां शासक था भीरादेव, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए, ये 16वां शासक था भीरादेव, ठीक है। 16वां था, नहीं तो आप बोलोगे 17वां, आपको बता दिया बीच में अभी मैंने। एक मिनट आपका, हाँ ठीक है, 14वां हो गया था आपका शक्तिवन देव 16वां, शक्तिवन देव 18वां, वीरसिंह 19, भीरादेव 16वां शासक था, बिल्कुल एक शासक था, और इसके संबंध बहुलत लोधी और सिकंदर लोधी से काफी अच्छे थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सिकंदर लोधी से वीरसिंह देव के रिलेशन भी बहुत अच्छे थे, पर इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि सिकंदर लोधी से काफी अच्छे संबंध होने के बाद भी वीरसिंह देव ने गढ़मंडला के शासक गढ़ा के अमनदास को, अमनदास अर्थात संग्राम शाह को अपने क्षेत्र में आश्रय दिया था। किसने दिया था? तो वीरसिंह देव ने दिया था, ये भी याद रखना आपको। तो इसके सिकंदर लोधी से काफी अच्छे रिलेशन थे। उसके बाद सिकंदर लोधी ने भी नहीं सोचा कि वह बांधवगढ़ पर अब अटैक करे, ठीक है। उसने फर्स्ट टाइम किया था शक्तिवन देव के टाइमिंग पर, उसके बाद उसने नहीं किया। अब संग्राम शाह की अगर हम बात कर ले यहाँ पर, तो मदद की संग्राम शाह की। अब एक चैप्टर और आता है, हमको थोड़ा यहाँ पर चलना होगा, खानवा। खानवा ये आगरा में पड़ता है, आगरा के पास है। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर 1527 ईस्वी की, बाबर और राणा सांगा। राणा सांगा वर्सेस बाबर। मेदिनी राय भी इनका सेनापति था। किसका? तो राणा सांगा का। कहां से? यहां से गया था मेदिनी राय। मेदिनी राय के अलावा एक और इनका सेनापति था, वह था वीरसिंह देव। अब आपसे प्रश्न हो सकता है कि कौन से बघेल राजा ने खानवा के युद्ध में नेतृत्व किया था? राणा सांगा की ओर से लड़े थे। हालांकि जब राणा सांगा यहां पर वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, तो वीरसिंह देव बाबर के खेमे में चले जाते हैं, ठीक है, और बाबर से मुलाकात कर लेते हैं। तो सारा घटनाक्रम आप सभी को पता है, कब ये बैटल हुआ था? तो 1527 में। इसके बाद बाबर चढ़ाई कर देता है मेदिनी राय पर। तभी हम मेदिनी राय को थोड़ा छोड़ दें यहाँ पर। अब आपको ये याद रखना है कि कौन से बघेल शासक ने खानवा का युद्ध लड़ा था, तो वह आपको आंसर करना होगा वीरसिंह देव 1527 में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग आपके पास है, 1500 से 1540 ईस्वी का समय रहता है वीरसिंह देव का। तो प्लीज लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और प्लस पर आप जरूर मुझे फॉलो करें। दोपहर को 1 बजे मेरी स्पेशल क्लास होती है अकेडमी पर, जहां पर हम मध्य प्रदेश के टॉप एमसीक्यूज की डिस्कस करते हैं। आइए आपको मेरी स्पेशल क्लास का शेड्यूल बता देता हूं यहाँ पर। देखिए, प्लस क्लास अगर आप देखें मेरी, तो 11 AM। स्पेशल अगर आप देखेंगे 1 PM, दोपहर को 1 बजे। फिर प्लस क्लास अगर आप देखें 7 PM। इसके बाद फिर एक और प्लस क्लास अगर आप देखेंगे तो 10 PM। ये क्लास शेड्यूल है, इस टाइमिंग पर आप मुझे अकेडमी पर फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। पार्ट 2
नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। थैंक यू।